हेलो एवरीवन। तो इसके पहले लेक्चर में हमने के सेट लाइफ साइंस 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी के 25 जो क्वेश्चन है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके बाद में आपके 2 लेक्चर और आएंगे, यानी कि टोटल 4 लेक्चर में आपका पूरा एक पेपर सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डज नॉट बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो देखिए, रिसेप्टर जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले, एक साइटोप्लाज्मिक और एक न्यूक्लियर। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो रिसेप्टर है वो आपका न्यूक्लियस में न्यूक्लियर रिसेप्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका ACH है, यानी कि एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका एसिटाइल कोलिन ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरी सेल है और इसकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो है वो आपके मस्करेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं, ना कि न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जाएगा क्या, एसिटाइल कोलिन। बाकी कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और विटामिन D3 जो होते हैं ये आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम जब बायो सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर रिसेप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सेल टू सेल जंक्शन। कौन सा इसमें से सेल टू सेल जंक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे, जैसे देयर आर सेवरल टाइप ऑफ सेल टू सेल जंक्शन इंक्लूडिंग टाइट जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन के बारे में बात करते हैं तो these junctions prevent molecule from passing between cell by creating a water tight seal। तो टाइट मतलब हो गया एकदम कुछ भी पास नहीं हो सकता, अंदर से कोई बाहर ना जा पाए और ना बाहर से कोई अंदर आ पाए। तो वाटर टाइट जंक्शन बनाते हैं ये कौन, टाइट जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन की बात करते हैं तो these junctions provide structural support and anchor cell together। example of anchoring junction including अडेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम जो है ये सारे एंकरिंग जंक्शन के एग्जांपल होते हैं। अडेरेंस जंक्शन फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस बैंड कॉल्ड जोनुला अडेरेंस इन एपिथेलिया। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये बैंड टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, ये अडेरेंस जंक्शन हो गए आपके। ठीक है, दिस बैंड इनसर्कल द एपिकोलेटरल रीजन ऑफ इंटरैक्टिंग सेल्स। तो ये जो एपिकोलेटरल रीजन होता है इंटरैक्टिंग सेल का, उसको इंसर्कल करने का काम करते हैं। गैप जंक्शन की बात करते हैं तो दीज जंक्शंस अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक आयंस टू पास फ्रीली बिटवीन सेल थ्रू चैनल। ये चैनल के थ्रू जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल को पास होने के लिए अलाउ करते हैं कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाइए। अब हम बात करते हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो अक्युलेटिंग एंड कोलुडिन मीडिएटेड सेल जंक्शन कॉन्टैक्ट अडेरेंस जंक्शन अकर एज ए कॉन्टिन्यूअस बैंड। तो आप देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था अडेरेंस जंक्शन फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस बैंड कॉल्ड जोनुला अडेरेंस इन एपिथेलिया। तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है और इसमें पूछा गया था कि कौन सा जो है वो सही से डिस्क्राइब कर रहा है सेल टू सेल जंक्शन को। तो जो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। सेल बायोलॉजी में हम एक पूरा सेल टू सेल अटैचमेंट जब डिस्कस करते हैं तो वहां पर ही हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर बोला गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस which of the following as their signaling molecule in coherent sensing। coherent sensing क्या है पहले हमें ये जानना होगा। तो coherent sensing signal molecule also known as autoinducer are chemical signals that bacteria use to communicate and coordinate their activities। जो coherent sensing होती है उसके द्वारा जो है वो बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने एनवायरनमेंट को भी वो चेक करते रहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं आपके कौन कौन से जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें आपका हो गया एन एसिटाइल होमोसेरिन लैक्टोन्स एंड एल्कलाइन क्विनोलोन्स, तो AHLS या फिर AHQ। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका एन एसिटाइल होमोसेरिन लैक्टोन जो है ये आपका मॉलिक्यूल है जो कोहेरेंट सेंसिंग में रोल प्ले करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या, एन एसिटाइल होमोसेरिन लैक्टोन्स। हम कोरम सीक्वेंसिंग को जल्दी ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, आप लोगों से ये कहना था कि जैसे आपको लगता है कि कोई टॉपिक में आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि उसको आसान तरीके से समझाया जा सके तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं उस वीडियो पर लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन।
तो देखिए अभी एमपी सेट वाला जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी सेम क्वेश्चन था और आपका के सेट में भी सेम क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फ्रेमिंग में चेंजेस होते हैं। तो जो आपका P53 होता है ये आपका एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, और SRY जो होता है ये आपका वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें बोला गया है राउस सार्कोमा वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। तो राउस सार्कोमा वायरस होता है वो सबसे पहले किसमें डिस्कवर किया गया था? तो राउस सार्कोमा वायरस, इसको शॉर्ट फॉर्म में RSV कहते हैं, ये डिस्कवर हुआ था 1911 में बाय पेटन रॉस द्वारा। ये एक फिजिशियन साइंटिस्ट थे एट रॉकफेलर इंस्टीट्यूट में। RSV इज ए सिंपल एवियन रेट्रोवायरस। कैसा वायरस है? एवियन है, यानी कि चिड़िया वगैरह में पाया जाएगा। अब आप देखिए मंकी, रैट, रैबिट, तो ये सारे आपके क्या हो गए? मैमल्स हो गए। एवियन आपका क्या है? केवल चिकन है। तो आपका ये कहां डिस्कवर किया गया था? चिकन में डिस्कवर किया गया था। विद ए जीनोम दैट कंटेन 4 मेन ओपन रीडिंग फ्रेम, इसके जीनोम में 4 ओपन रीडिंग फ्रेम पाए जाते हैं। राउस नोटिस दैट ट्यूमर इन हैंस ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम ए ट्यूमर बियरिंग हैन, यानी कि एक मुर्गी थी जिसमें ट्यूमर हुआ था, उससे कुछ ट्रांसप्लांट लेकर के दूसरे मुर्गी में ट्रांसप्लांट किया गया। बिकम मोर इन्वेसिव आफ्टर several round of implantation. He collected fluid from the tumor, filtrated it to remove bacteria and injected it into another hand. इन्होंने क्या किया कि वो ट्यूमर से कुछ फ्लूइड कलेक्ट किया और उसमें बैक्टीरिया यानी कि 0.2 माइक्रोन से उनको फिल्टर किया। तो बैक्टीरिया तो सारे फिल्टर हो गए, लेकिन क्या हुआ कि जो वायरस पार्टिकल होते हैं वो जो आपका मेम्ब्रेन फिल्टर होता है उससे क्रॉस कर जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने उसको इंजेक्ट कर दिया दूसरी मुर्गी में। द हैंड डेवलप ए सार्कोमा एट द इंजेक्शन साइड, और देखा कि जो मुर्गी थी उसमें सार्कोमा यानी कि आपका मसल कैंसर हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? तब इन्हें पता चला कि कुछ तो ऐसा है जो ये ट्यूमर कॉज कर रहा है। इसी वजह से इन्होंने ये राउस सार्कोमा की डिस्कवरी कर दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है आपका जाएगा क्या? चिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला गया है MSC मॉलिक्यूल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच प्रेजेंट फॉरेन मॉलिक्यूल टू हेल्पर सेल इज। तो MSC मॉलिक्यूल की बात की जा रही है जो किस पर प्रेजेंट है? एपीसी पर प्रेजेंट है। एपीसी देखिए 3 तरह के होते हैं, अभी हमने लास्ट जो आपका एमपी वाला लेक्चर था वहां पर डिस्कस किया था। तो आपका डेंड्राइटिक सेल, बी सेल्स, ये सारे आपके एपीसीज होते हैं। तो इस पे आपका MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल पाया जाता है जो एंटीजन को प्रेजेंट करता है TH सेल्स को। तो यहाँ पे देखिए एपीसीज जो होते हैं वो MSC क्लास 2 से, यहाँ आपका MSC क्लास 2 है, MSC क्लास 2 के द्वारा एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। और जो आपकी जितनी ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं वो आपका MSC क्लास 1 के द्वारा मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करती हैं। डिफरेंस दोनों में ये होता है कि जो एपीसीज होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। यहां से देखिए इसने क्या किया, बाहर से कोई एंटीजन अपने अंदर लेकर आया, उसको प्रेजेंट किया टी सेल को। लेकिन जो हमारा MSC क्लास 1 होता है वो इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करते हैं, CD8 यानी कि टी सेल को। जो कोई मान लीजिए वायरस है वो यहाँ इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया है, तो उसको अगर प्रेजेंट करना है तो वो MSC क्लास 1 से प्रेजेंट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? MSC क्लास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि जो करेक्ट सीक्वेंस होता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स का वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है। सबसे पहले क्या होता है कि कोई एंटीजन जो है वो सेल के अंदर आता है। मान लो ये आपका एंटीजन है, ये सेल के अंदर आया, तो सबसे पहले क्या होगा कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगी कौन? एपीसी यानी कि एंटी प्रेजेंटेंट सेल। तो सबसे पहले आपका एंटीजन हो गया, फिर एपीसी हो गया, और एपीसी एंटीजन को देती है किसको? TH सेल को। और TH सेल को जो है वो आपका क्या करेगा, जैसे TH सेल को देगा वो सिग्नल देगा बी सेल को कि भैया सेल में कुछ गड़बड़ है, आप क्या करिए, एंटीबॉडी बनाने लगिए। और एंटीबॉडी बनाती है कौन? प्लाज्मा सेल। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पूरा पाथवे बता दिया है। MSC प्रेजेंटेशन जो है एंटीजन का वो 2 तरह से होता है, MSC क्लास 1 से होता है और MSC क्लास 2 से होता है। MSC क्लास 1 यानी कि इंट्रासेलुलर पैथोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका MSC क्लास 2 जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से प्रेजेंट किया जाता है। तो ये पूरा उसका पाथवे यहाँ पे इन्होंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है ए लिविंग माइक्रोब्स हुज वायरुलेंस इज डिस्ट्रॉयड एंड यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन इज कंसीडर्ड। देखिए पहले समझिए कि वायरुलेंस क्या है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वायरुलेंस। कोई ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है, वो डिजीज कॉज करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है उसे हम लोग नाम देते हैं वायरुलेंस। तो किसी ऑर्गेनिज्म का अगर वायरुलेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए
तो क्या वो डिजीज कॉज कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर उस जो मतलब जो ए वायरलेंट हो चुका है, अगर हम उस ऑर्गेनिज्म को अगर हम किसी इंडिविजुअल में इंजेक्ट कराते हैं तो उसकी बॉडी तो उसको एज ए मतलब एज ए फॉरेन मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज करेगी, एज ए पैथोजन ही रिकॉग्नाइज करेगी, तो वो उसको क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। लेकिन अब इम्यून सिस्टम को तो नहीं पता है ना कि उसका वायलेंस खत्म हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर आपको 2 शेर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये शेर जो है ये सर्कस वाले शेर है, जंगल वाले शेर नहीं है। अब मान लीजिए आपके मोहल्ले में अगर मैं इस शेर को छोड़ दूं तो आप क्या सोचेंगे कि यार मेरे मोहल्ले में शेर आ गया, तो आप तो इसको एज ए जंगल वाले शेर की तरह ही ट्रीट करेंगे ना। लेकिन आपको तो नहीं पता ना ये सर्कस का शेर है, ये उतना एक्टिव अब नहीं रहा। तो ये होता है एटेन्युएशन। इसको इन्होंने क्या किया, पकड़ा, और जो इसका जो एग्रेसिवनेस थी वो वहां सर्कस में रह करके वो खत्म हो गई। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, जब किसी ऑर्गेनिज्म की डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया जाता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं, हमने उसे क्या कर दिया? एटेन्यूएट कर दिया। यहाँ पर जो आपको शेर दिख रहे हैं, अब हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि ये शेर जो है ये एटेन्यूएटेड शेर है, अब ये किसी को हमला जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि मान लीजिए हमारी बॉडी ही है और हमारी बॉडी हमारे बॉडी के किसी भी सेल्स को या किसी पार्ट को एज ए फॉरेन मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज करने लगे और उसे डिस्ट्रॉय करने लगे। जैसे समझिए कि ये एग्जांपल हमारे सर देते थे, तो वो बताते थे कि क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई मतलब इंडिविजुअल है, कोई मेल है, ठीक है, उसकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई और उसके बाद में उसका एक बेबी हुआ, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ, उसका जो बेबी पैदा हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो चला गया विदेश में पैसे कमाने के लिए, और उसकी मम्मी ने कभी उसको फोटो वगैरह भी नहीं दिखाई उसकी, ठीक है। तो जब उसकी माँ ने उसको कोई फोटो वगैरह भी नहीं दिखाई, और हुआ क्या 10 साल बाद उसके पिताजी विदेश से लौट कर आ रहे हैं, तो वो बच्चा जो है जब कभी अपने बाप को देखा नहीं तो वो उनको कैसे पहचानेगा? तो वो कहेगा मम्मी से, मम्मी देखिए कोई अंकल आए हुए हैं। तो जैसे वो हुआ क्या कि जो वो अंकल है ना, तो वो थे उसके ही फैमिली के मेंबर, ठीक है, लेकिन वो 10 साल बाद वापस आए, तो इसी तरह से उसके बच्चे ने उसको एज ए फॉरेन या अननोन मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट किया। उसी तरह से जैसे हमारी बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं, कुछ और मतलब पार्ट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के कभी कांटेक्ट में नहीं आते। जैसे हमारे जो आई लेंस होता है, जो हमारा आंख का पार्ट होता है, वो उसका एक एग्जांपल है। जो हमारा जो आई लेंस होता है वो हमारे कभी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता। कभी क्या होता है, चोट लगने पर अगर वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है तो हमारी उसकी बॉडी सेल्स जो है वो उसको एज ए फॉरेन ट्रीट करती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, और वो इंडिविजुअल जो है वो अंधा तक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि अपनी खुद की बॉडी के ही पार्ट को फॉरेन समझ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस के नाम दिए गए हैं और वो किस चीज को अफेक्ट करती हैं वो भी मेंशन किया गया है। तो अगर हम इनको देख लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे एडिसन्स डिजीज है आपका, ये आपका एडिनल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो आपका स्पाइन एंड सैक्रोलियक जॉइंट को आपका अफेक्ट करता है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एपीएस, ये आपका वेन एंड आर्टरीज को अफेक्ट करता है। एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो आपका बोन मैरो को है। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 जो है वो आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। गुड पॉस्चर सिंड्रोम, ये आपका किडनी एंड लंग्स को अफेक्ट करता है। ग्रेव्स डिजीज जो है वो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड है। और जो आपका जीबीएस यानी कि गुलियन बेरे सिंड्रोम, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। हाशिमोटो डिजीज जो है वो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, देखिए हाइपर मतलब वो थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है और हाइपो मतलब थायराइड का लेवल कम है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा, ये आपका प्लेटलेट्स को अफेक्ट करता है। ल्यूपस एरिथ्रेमेटस, ये आपका बॉडी के सारे टिश्यूज को अफेक्ट करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब देखिए हमसे पूछा गया था कौन सा ऑटोइम्यून डिजीज है, तो हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। उसके अलावा हमारा रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो हमारे जिसे हम लोग गाउट के नाम से भी जानते हैं, ये साइनोवियल जॉइंट्स में होगा, ठीक है, तो ये आपका बोन जॉइंट्स हो गया। उसके अलावा एसजे ओरिजिन सिंड्रोम, ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे आपका जो स्वेट ग्लैंड होती है उनको अफेक्ट करता है। तो ये आपके डिजीज के नाम हो गए और वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। हो सकता है किसी अगले एग्जाम में आपसे कोई और डिजीज पूछ ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द
पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन इन द प्लांट। कह रहा है कि कौन सा मोड है जिसके थ्रू बैक्टीरिया में वो प्लांट में बैक्टीरिया जो है वो एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग, तो जैसे स्टोमेटा हो गया जो आपका गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोज एंड लेंटिसिल, ये सारी आपकी ओपनिंग है जो एक बॉडी से, प्लांट की बॉडी से एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती हैं। तो स्टोमेटा, हाइड्रोथोड एंड लेंटिसिल ऑल स्ट्रक्चर इन प्लांट दैट अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज और रिलीज वाटर, ये गैस एक्सचेंज और वाटर को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हाँ, चांसेस है कि बैक्टीरिया जो है वो इन ओपनिंग से बॉडी में एंटर कर सकता है। जैसे हमारे नाक और मुंह जो होते हैं वो खाना खाने और मुंह से भी हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम नाक से भी ले सकते हैं। तो ये गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुंह के थ्रू भी बॉडी में हमारे बैक्टीरिया वायरसेस जा सकते हैं और नाक के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये प्लांट का हो गया कि प्लांट में कहां से नहीं जा सकता। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो ये करेक्ट आंसर है, इसके थ्रू जो है वो बॉडी में पैथोजन नहीं एंट्री कर सकता है। बाकी जो तीनों है इनके थ्रू एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है नेक्टोर्थोड्स, ये इसके थ्रू भी बॉडी में एंट्री हो सकती है पैथोजेंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि आपको मैचिंग करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आता है, आईजीएम जो होता है वो आपका पेंटामर होता है। कैसा होता है, आईजीएम जो है आपका पेंटामर होता है, 5 आईजीएम मिलकर के एक आईजीएम का स्ट्रक्चर बनाती है। तो फोर्थ का 4, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये दो करेक्ट होंगे और ये दोनों आपके इनकरेक्ट है। अब देखिए आईजीए जो होता है वो बॉडी के ऑल सेक्रेशन में पाया जाता है। ठीक है, तो आईजीए जो हो गया वो आपका कैसा हो गया, सेक्रेटरी कंपोनेंट हो गया। तो फर्स्ट का थर्ड यानी कि केवल एक ऑप्शन में जा रहा है, तो आपका फोर्थ है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाना चाहिए। अब देखिए आईजीई जो होता है वो आपका बेजोफिल हो गया। ठीक है, और आईजीजी जो होता है वो आपका प्लेसेंटा का क्रॉस करके चला जाता है। आईजीई के भी टाइप होते हैं 1 2 3 4, जिसमें आईजीजी2 जो होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, बाकी के प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। अभी हम इम्यूनोलॉजी में ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियो रिक्वायर द प्रोडक्ट ऑफ, तो किस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है एंटीरियर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका हो गया एंटीरियर रीजन, हेड रीजन, और ये हो गया आपका पोस्टीरियर रीजन। तो एंटीरियर रीजन में जो है वो आपका बाइकॉइड का लेवल ज्यादा चाहिए होता है, और जो आपका पोस्टीरियर रीजन होता है वहां पर आपका नैनोस का जो मतलब अमाउंट है वो ज्यादा चाहिए होता है। तो जो बाइकॉर्ड होता है वो कॉर्डल को सप्रेस करता है, और जो नैनोस होता है वो हंचबैक को सप्रेस करता है। तो आपका एंटीरियर पूछा गया था, तो आपका एंटीरियर में आपका आ जाएगा क्या, बाइकॉर्ड। अगर यहीं पे अगर पोस्टीरियर पूछ लेता तो आपका आ जाता क्या, नैनोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें कहा गया है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द टैपिटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि जो ये प्रोसेस है, इसमें जो टैपिटम होती है वो कौन बना रहा होता है। ठीक है, तो द टैपिटम इज स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल्स इन द एंथर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये एंथर की लेयर होती है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एंजाइम्स फॉर डेवलपिंग मतलब पॉलन डेवलपमेंट। ये पॉलन, जब पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं तो उनको नरिशमेंट और प्रोवाइड कराने का काम करता है कौन, जो ये टैपिटम है वो। तो टैपिटम जो है वो आपकी बनी होती है स्पोरोजिनस सेल्स की। किसकी बनी होती है, स्पोरोजिनस सेल्स की। तो आपका ए स्टेटमेंट जो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा गया है, फ्लोरल डेवलपमेंट इन अरबडोसिस एंड एंटीरिनियम इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल ऑफ जीन। तो देखिए फ्लावर डेवलपमेंट पर मैंने एक डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, आपको डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे फ्लावर डेवलपमेंट होता है। इसमें ABCDE तक के जीन इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फ्लावर डेवलपमेंट इन बोथ अरबडोप्सिस एंड एंटीरिनियम इज कंट्रोल बाय होम्योटिक जीन। इसको कौन कंट्रोल करता है, होम्योटिक जीन कंट्रोल करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। आप ये कैसे फ्लावर डेवलपमेंट है, ए जीन का क्या रोल है, बी जीन का क्या रोल है, सी जीन का क्या रोल है, ये सारा आप जाकर के एक बार डिटेल में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर जीन इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो पूछा गया कि मास्टर जीन कौन है जो सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में इन्वॉल्व होता है। तो मास्टर जीन इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला इज सेक्स लीथल, यानी कि SXL। तो ये आपका ए स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है, SXL जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है,
प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल जीनोम मॉलिक्यूल दैट आर प्लेस्ड इन ड्रोसोफिला एग आर। तो ड्रोसोफिला एग में जो मैटरनल प्रोडक्ट होते हैं वो आपका यहाँ पर oocytes के अंदर देखिए mRNA पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, RNA। और जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट होता है तो ये mRNA जो है वो अपना प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ये करेक्ट आंसर है वो आपका जाएगा क्या, RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है सिनिया यमनका रिसीव्ड हिज नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ। तो सिनिया यमनका जो है इन्होंने क्या किया था कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 2012 में। ये नोबेल प्राइज मिला था इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन का। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 सितंबर 1962 है। ये ओसाका जापान के रहने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, एफिलिएटेड एट द टाइम ऑफ द अवार्ड क्योटो यूनिवर्सिटी, क्योटो जापान, ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूट, सैन फ्रांसिस्को सीए यूएसए। प्राइज मोटिवेशन जो किस चीज के लिए इनको मिला था, तो फॉर द डिस्कवरी दैट मैच्योर सेल कैन बी रिप्रोपोगेट टू बिकम प्लोरिपोटेंट। तो ये मैच्योर, इन्होंने बताया था कि जो मैच्योर सेल है वो रिप्रोपोगेट करके प्लोरिपोटेंट सेल बना सकती हैं। इसके इनके साथ में एक साइंटिस्ट और थे, तो दो लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया था प्लोरिपोटेंट के लिए। तो ये आपका हो गया इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कैस्पेज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। तो कैस्पेसेस जो होते हैं वो आपके एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो द एब्रीविएशन ऑफ कैस्पेसेस, तो कैस्पेसेस का एब्रीविएशन क्या होता है, तो कैस्पेसेस में जो आपका सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक पेप्टाइडेज। तो सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक पेप्टाइडेज जो है ये कैस्पेस का फुल फॉर्म है। Caspases are a family of enzymes that play a vital role in regulating cell death, inflammation and proliferation। तो ये आपका एपोप्टोसिस जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है, उसमें ये रोल प्ले करती हैं। तो अब देखिए जो कैस्पेसेस होते हैं, ये मान लीजिए कैस्पेस है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट ऑफ कैस्पेसेस कंटेन सिस्टीन, हिस्टिडीन एंड 3 बेसिक अमाइनो एसिड, जिसमें से 2 आर्जिनिन होंगे और एक क्या होता है, ग्लूटामेट होता है। इनका यहाँ पे फंक्शन दे दिया है। तो सिस्टीन का फंक्शन क्या होता है, द रिएक्टिव अमाइनो एसिड एट द कैटालिटिक सेंटर ऑफ द एंजाइम। ये रिएक्टिव अमाइनो एसिड होता है जो कैटालिटिक सेंटर पर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो कैस्पेज रख दिया। सी से मतलब हो गया सिस्टीन। हिस्टिडीन क्या है, पार्ट ऑफ द कैटालिटिक डायड दैट वर्क विद द सिस्टीन। ये एज ए हेल्पिंग हैंड की तरह वर्क करता है। आर्जिनिन जो है वो 2 अमाइनो एसिड दैट होल्ड द टारगेट एस्पार्टेट इन प्लेस। ये एस्पार्टेट को अपनी जगह पर रखने का काम करता है। देखिए सिस्टीन डिपेंडेंट है और क्लीव किसको कर रहा है, एस्पार्टेट स्पेसिफिक पेप्टाइडेज। तो एस्पार्टेट जहां पर होगा उसको क्लीव कर दिया जाएगा। ग्लूटामेट का क्या काम होता है, वन ऑफ द 3 बेसिक अमाइनो एसिड दैट रिकॉग्नाइज द एस्पार्टेट इन द प्रोटीन। तो ये प्रोटीन में एस्पार्टेट को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है Q2 साइकिल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन क्लोरोप्लास्ट, इट्स मेन फंक्शन इज। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है, उसमें बताया Q साइकिल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। होता क्या है कि जो हमारा ETS होता है वहां पर जो आपका कंपोनेंट 1 होता है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, इनसे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कंपोनेंट 3 को देता है वो यहाँ पर होता है UbQ0, प्लांट में प्लास्टोक्यूनॉन कह सकते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जो UbQ0 होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है। ये कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 से एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कंपोनेंट 3 को जाकर के देता है। लेकिन जो हमारा कंपोनेंट 3 है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी 1 है। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा फिर ये वापस आएगा, फिर इस तरह से करके साइकिल चलती रहती है। तो कपलिंग ऑफ 2 ट्रांसफर विद 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है लेकिन दे कितना रहा है, 1 दे रहा है। तो मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में इसका डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ C3 प्लांट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इन C4 प्लांट। तो देखिए एक टर्म होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कैल्विन साइकिल ड्यूरिंग प्लांट मेटाबॉलिज्म। इन दिस प्रोसेस जो हमारा की एंजाइम होता है फोटोसिंथेसिस का, रुबिस्को। तो देखिए यहाँ पर रुबिस्को में CO आ रहा है लास्ट में। तो CO का मतलब होता है, C मतलब कार्बोक्सीजिनेज
और O मतलब होता है कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। तो यानी कि जो रुबिस्को है वो हमारा CO2 को भी फिक्स करता है रुबिक पर और ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। तो वो कंडीशन जिसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन को फिक्स किया जाता है रुबिक पर, तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, फोटो रेस्पिरेशन। और ये जो है वो प्लांट के लिए लाभदायक नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इनके जो कार्बन होते हैं उनका लॉसेस होता है। तो इस कंडीशन को कम करने के लिए डेवलप हुए थे कौन, हमारे C4 प्लांट। ये C3 प्लांट में देखने को मिलता है जनरली। इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, फोटो रेस्पिरेशन। देखिए फोटो रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलेट पाथवे जो है वो एक दूसरे से लिंक है। इसको हम डिटेल में अभी कुछ दिन में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो इसका जो आयोग ने करेक्ट आंसर जो है वो JA दिया था, यानी कि जैस्मोनिक एसिड दिया था। लेकिन जैस्मोनिक एसिड भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका जो है ये डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो है वो 1 दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C4 साइकिल टेक्स प्लेस। तो जो C4 साइकिल होती है उसमें CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो किया जाता है रुबिक के ऊपर। किसके ऊपर किया जाता है, रुबिक नहीं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के ऊपर। रुबिक के ऊपर किया जाता है C3 में। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या किया जाएगा कि C4 प्लांट में क्या करते हैं कि दो तरह की सेल होती है, एक आपकी मेसोफिल सेल होती है और एक आपका होता है बंडल शीथ सेल। तो क्या करेंगे कि अगर हम रुबिस्को के चारों ओर अगर हम CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाए रहें तो वो ऑक्सीजन से बाइंड करने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जो C4 प्लांट होते हैं वो रुबिस्को के चारों ओर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाए रखते हैं। और ये जो है वो C4 प्लांट ने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया। जो आने वाला एटमॉस्फेयर CO2 है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट को दिया जाता है और उसको फिक्स कर देते हैं C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बंडल शीथ सेल में। वहां पर उसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 रिलीज होगी और इसको CO2 को जो केल्विन साइकिल में भेज दिया जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉन हेट्रोसिस्टस एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो यही क्वेश्चन आपका जो है वो आपका MP असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, बस यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया है, नॉन हेट्रोसिस्टस। और वहां पर पूछा गया था नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो आप यहाँ पर देखिए जो आपका एजेटोबैक्टर होता है ये नॉन हेट्रोसिस्टस एंड नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। अब देखिए नॉन हेट्रोसिस्टस क्या होता है, एजेटोबैक्टर इज ए नॉन हेट्रोसिस्टस बियरिंग बैक्टीरिया, यानी कि इनके चारों ओर जो है वो हेट्रोसिस्ट नहीं बनती। नॉन सिम्बायोटिक है मतलब कि किसी के साथ भी एसोसिएशन में नहीं रहेगा, ये फ्री लिविंग रहता है। एजेटोबैक्टर इज ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया मीनिंग इट इज नॉट ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अनदर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द एक्स्ट्रा एनर्जी कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। जो इलेक्ट्रॉन द्वारा एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या करते हैं हम लोग, प्रोटॉन को यहां से पंप करा देते हैं कहां पर, जो आपका IMS स्पेस रहता है वहां पर। और ये प्रोटॉन जो है वो फिर आपका जो कंपोनेंट 4 होता है यानी कि ATP सिंथेस होता है उसके थ्रू मूव करके आते हैं मैट्रिक्स में वापस, और जो आपका ATP सिंथेस होता है उसको रोटेट कराते हैं और बनता है क्या, ATP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा फर्स्ट। आपका भी ये जो लेक्चर है ये मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डिटेल में इसको एक बार चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो मैंने यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल दे दिया है। यहाँ पर देखिए आपका टर्पीन्स, फिनोलिक्स और N कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की 3 कैटेगरी में। तो इसमें आपका मोनोटर्पीन, सेक्सक्यूटर्पीन, डाइटर्पीन, सेस्टरटर्पीन, ट्राइटर्पीन, सिक्वेस्टरटर्पीन, टेट्राटर्पीन, ये आपके सब यहाँ पर इनके टर्पीन्स के अलग अलग टाइप दिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाता है। तो आपका टर्पीन्स जो है वो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। यहाँ पर पूछा गया नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब देखिए आपका फिनोलिक्स जो है वो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो आपका ये फिनॉल्स हो गया, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। उसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स जो है वो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, एल्कोलॉइड जो है वो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये तीनों आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है वो आपका ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो 2020 के सेट के थे। अगर आपको इसमें लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है, अभी भी नहीं समझ में आया है, तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के हमारे साथ में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे इसके पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।